ध्यान से देखो, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंटरफेरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सक्सेसिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, जनरल तौर पे जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको दो स्लिट्स है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। यहां से कैपिटल D डिस्टेंस अवे आप पहला स्प्रिंग रखे हैं, कैपिटल D डिस्टेंस अवे आपका स्प्रिंग 1 यहां रखा हुआ है, स्प्रिंग 1, ठीक है। अब देखो S1 और S2 से अगर निकलने वाले लाइट का इंटेंसिटी इक्वल मान लेते हैं हम लोग, I0 और I0, तो इस स्प्रिंग 1 पे जहां भी लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमा फॉर्मेशन होगा, क्या वहां 4I0 होगा? स्क्रीन 1 पे जहां भी मैक्सिमा बनेगा वहां इंटेंसिटी 4I0 होगा, और जहां जहां मिनिमा बनेगा वहां इंटेंसिटी 0 होगा, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी बराबर है। तो मैक्सिमा के लिए 4 टाइम्स और मिनिमा के लिए 0, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब मान लो जैसे हमारे इस स्क्रीन 2 पे भी स्लिट है, इस स्लिट को यहां पे गैप क्रिएट कर दिया गया जो एक स्लिट की तरह काम किया S3, और एक स्लिट कहीं इधर बना दिया गया S4, लेकिन उसका डिस्टेंस कंफर्म करके नहीं दिया गया, बोला गया y को हम मैनेज करेंगे अलग अलग केस में, ठीक है। एक बात तय है, अगर आप फिगर को बहुत ध्यान से देखते हैं और पीछे वाला चीज सब याद रखे हैं तो आप इस कंक्लूजन पे तुरंत पहुंच सकते हैं कि I0 तो S3 से निकलने वाला 4I0, क्योंकि S3 है ना सेंट्रल मैक्सिमा की जगह पे। अगर S3 सेंट्रल मैक्सिमा पे है तो वहां से जो लाइट बाहर आएगा दैट मस्ट हैव इंटेंसिटी 4I0। S4 से निकलने वाला लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, ये प्योर इस बात पे डिपेंड करेगा कि S4 के लिए y कितना है। y के अलग अलग वैल्यू के लिए S4 से निकलने वाले लाइट का इंटेंसिटी 0 से लेके 4I0 के बीच कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 4I0 के बीच कुछ भी हो सकता है। क्या तुमको मेरी लाइन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 0 से 4I0 मिनिमा और मैक्सिमा के बीच कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं इस फिगर के हिसाब से कि अगर हम सामने में एक और स्क्रीन लगा दें, देखो इसका इंटरफेरेंस यहां होगा और इन दोनों से जो लाइट निकलेगा उसका इंटरफेरेंस यहां होगा। दिस इज स्क्रीन 2, यह आपका स्क्रीन 2 है, यह आपका स्क्रीन 1 है, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन 1 जो आपको इंटेंसिटी मैक्सिमा का मिलेगा दैट इज 4I0, और जो इंटेंसिटी मिनिमा का मिलेगा दैट इज 0। और अगर आप कोई भी इंटेंसिटी लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, पढ़े हो? 5 मतलब फेज डिफरेंस, सही है। फेज डिफरेंस निकाल के हम लोग वहां पे चेक कर सकते हैं कि भाई कहां बनता है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, और स्क्रीन 2 पे आ जाओ भाई, ठीक है। स्क्रीन 2 पे जहां हमारे S3 का पोजीशन दिखा दिया गया है, S3 के लिए जो इंटेंसिटी 3 होगा वो तो 4I0 ही होगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि 4I0 ही होगा? क्योंकि वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन पे आप S3 बनाए हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा मतलब 4I0, तो वहां से भी 4I0 बाहर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, नाउ for S4 intensity depends on value of y। इंटेंसिटी जो है वो y के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि y कितना, ठीक है, y कितना है। मान लो जैसे यहीं पे डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं, मान लो अगर तुम्हारे y का वैल्यू लैम्डा d बाई स्मॉल d है, अगर तुम्हारे y का वैल्यू लैम्डा d बाई स्मॉल d है, तो बता रहा है कि इंटेंसिटी 4 का कितना है। इस 4 स्लिट से निकलने वाले लाइट का इंटेंसिटी कितना है अगर y मेरा लैम्डा d बाई d है? 4I0 है, क्योंकि लैम्डा d बाई d इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा,
आप ये बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो S4 बना है ना वो एक्चुअली पोजीशन है फर्स्ट मैक्सिमा, तो अगर मैक्सिमा है तो 4 आई नॉट। तो y जैसे ही लैम्डा डी बाई डी होगा ना तो इंटेंसिटी जो फोर्थ होगा मतलब S4 का जो इंटेंसिटी होगा दैट इज 4 आई नॉट, S4 का जो इंटेंसिटी होगा दैट इज 4 आई नॉट। ठीक है, अब S4 मिल गया, I4 मिल गया, I3 आपको पता है, I4 मिल गया, I3 आपको पता है S3 वाला दैट इज 4 आई नॉट। कैन यू से दैट व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन 2? क्या आप बता सकते हैं कि इंटेंसिटी 2 स्क्रीन 2 पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? अगर ये भी 4 आई नॉट ये 4 आई नॉट है तो 16 आई नॉट। जब ये दोनों आई नॉट है तो यहां का मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक है, अगर ये 4 आई नॉट ये 4 आई नॉट है तो यहां का मैक्सिमम इंटेंसिटी 16 आई नॉट। और इस पे जो तुमको सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा वो इसके बीच में मिलेगा, समझ रहा? ये दोनों स्लिट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमम तुमको यहां मिलेगा, इन दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम यहां मिलेगा। समझ पा रहे हो सब चीज? इसको कहते हैं सक्सेसिव इंटरफेरेंस। पीछे का जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है वही स्लिट तैयार करके फिर आगे की स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, अच्छा देख, मान लो इसमें हम लोग जैसा समझ गए कि 4 टाइम्स ऑफ 4 आई नॉट होगा, आप देख लीजिएगा 16, और मिनिमा पे बता रहा है ये मैक्सिमम, मिनिमा पे बोल रहा है 0 होगा। दोनों इंटेंसिटी 4 आई नॉट बराबर है तो मिनिमा जहां बनेगा वहां 0 आएगा। ठीक है, आगे मान लो अगर हमारे पास y का वैल्यू लैम्डा डी बाई 2d रहता, अब बोलो y का वैल्यू लैम्डा डी बाई 2d देने का मतलब है कि जो मेरा S4 है वो किस पोजीशन पे है? फर्स्ट मिनिमा। तो बताओ S4 से जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा? अरे मिनिमा का इंटेंसिटी कितना होता है? 0। ये दोनों आई नॉट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिनिमा उसका इंटेंसिटी 0 है, तो आपका अगर S4 मिनिमा पे है तो S4 का इंटेंसिटी उस समय हो जाएगा 0। इंटेंसिटी 4 जो S4 से है दैट विल बी 0, बट इंटेंसिटी 3 जो S3 से है वो तो अभी भी 4 आई नॉट रहेगा। आप बताओ जरा कि स्क्रीन 2 पे क्या होगा? अब बताओ जरा स्क्रीन 2 पे क्या होगा? अगर यहां से 4 आई नॉट और यहां से 0 है तो स्क्रीन 2 पे क्या होगा? बोलो जी। इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। वेरी गुड, क्योंकि एक ही सोर्स है, एक सोर्स कभी इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करता। नो इंटरफेरेंस, ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक ही एनर्जी मिलेगा, दैट इज 4 आई नॉट, तो एवरेज वैल्यू 4 आई नॉट। समझा? नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन 2 एंड इंटेंसिटी का जो एवरेज है दैट इज 4 आई नॉट। ओके, हर जगह एक जैसा इंटेंसिटी होगा 4 आई नॉट, ना कहीं बढ़ना है ना कहीं घटना है, ना कहीं बढ़ना घटना, इंटरफेरेंस में बढ़ता घटता है, यहाँ पे कोई बढ़ना घटना नहीं। इंटेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, व्हिच इज 4 आई नॉट। चलिए थोड़ा और आगे, मान लो b के बाद c, अगर y का वैल्यू लैम्डा d बाई मान लो 3d है। अब आपको पता चल गया कि मैक्सिमा और मिनिमा वाला जगह तो नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है? आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि y के इस वैल्यू के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, y के इस वैल्यू के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, थोड़ा कहानी बड़ा हो जाता है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो अगर आपको डाटा परफेक्टली याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते, देखिए 2 मिनट लगता है आंसर लिखने में। लेकिन अगर कोई रैंडम वैल्यू दे दिया जाए बिसाइड्स दीस टू एक्सट्रीम वैल्यूज, इन दोनों को छोड़ के, तो आपको थोड़ा पैटर्न वाइज जाना पड़ता है। मतलब क्या हम लोग ये पढ़े थे कि थीटा इज इक्वल्स टू y बाई डी, मतलब हम लोग ऐसे सीखे, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको आप याद कीजिए डेल एक्स पढ़े थे हम लोग d sin थीटा, और फिर हम लोग लिखे थे d पाई बाई डी, याद आया? समझे? ये आपके डेरिवेशन के बीच से निकला हुआ है।
कि डेल एक्स था d sin थीटा को थीटा लिखे थे, फिर थीटा को हटाए थे y by d से। अगर आपको इतना परफेक्ट याद रहेगा तभी आप ऐसा क्वेश्चन बना पाएंगे। और ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना कि डाटा जो आपको थ्योरी पढ़ा दिया है अगर उतना याद है तो भी बन जाएगा, लेकिन वहां के लिए एकदम डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। तो देखो क्या मेरे पाथ का डिफरेंस हो गया d, y के जगह पे लैम्डा d by 3d एंड d, ये dd कटा ये dd कटा, क्या मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा by 3 आया। पाथ डिफरेंस लैम्डा by 3 है तो फेज डिफरेंस निकाल लें 2 pi by लैम्डा into लैम्डा by 3, तो ये दोनों कट गए 2 pi by 3 हो गया। तो जब हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो हम लिखेंगे 4 I naught cos स्क्वायर 2 pi by 3 by 2, 2 कट गया pi by 3 मतलब 60 cos 60 का वैल्यू 1 by 2, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 2 कट गया, इंटेंसिटी हो गया यहाँ पे I naught। अब आप देखिए इस केस में क्या है, इस केस में कहानी ये है, इस केस में कहानी ये है कि जो इंटेंसिटी 4 है वो I naught है और जो इंटेंसिटी 3 है वो 4 I naught है, समझा। यहां S3 से निकलने वाले लाइट का इंटेंसिटी 4 I naught और S4 से निकलने वाले लाइट का इंटेंसिटी तुम कैलकुलेट किया है पूरा, दैट इज I naught। तो दो अलग अलग इंटेंसिटी पे आपको काम करना है, दो अलग अलग इंटेंसिटी पे, दो अलग इंटेंसिटी पे मैक्सिमा का फॉर्मूला बताओ। दो अलग इंटेंसिटी पे मैक्सिमा का फॉर्मूला बताइए। सर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो रूट I1 रूट I2 का होल स्क्वायर करके आराम से मैक्सिमा निकालिए, मिनिमा का इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, मिनिमा मिल जाएगा। ठीक है, तीन केस, ये रहेगा मैक्सिमा की तरह चलो, ये रहेगा मिनिमा की तरह चलो, अगर कुछ और रहेगा देन यू हैव टू गो थ्रू दिस। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव इंटरफेरेंस। नोट करो फटाफट। देखो अगला सेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे तो आप लाइट के नाम से इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट साउंड में भी इक्वली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दो ऐसा फिनोमेनन है वेव ऑप्टिक्स, वेव मैकेनिज्म में जो आपके ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों वेव फॉलो करता है। एक इंटरफेरेंस जो जस्ट अभी आप खत्म किए और दूसरा होता है डिफ्रैक्शन। अभी डिफ्रैक्शन होता क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए जैसे साउंड पे बात करते हैं, ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ बोल रहे हैं तो मेरा जो भी साउंड यहाँ से निकल रहा है वह एक्चुअली दरवाजा खिड़की ऐसे बेंड होते हुए वैसे रीजन में इंटर कर जा रहा है जहां का आदमी हमको देख नहीं पा रहा। ठीक है, जहां से आदमी हमको देख नहीं पा रहा है ये पर्टिकुलर साउंड उस रीजन में भी चला जाता है। ठीक है, वहां पानी गिर रहा है, क्या खाली बोल रहा है। तो साउंड इस तरीके से मूव करता है, साउंड इस तरीके से चलता है कि वो हर कॉर्नर से जो भी ऑब्स्टेकल आएगा ना बीच में उसके कॉर्नर से बेंड हो जाता है और बेंड होके वैसे रीजन में इंटर कर जाता है जहां ज्योमेट्रिकली उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। ज्योमेट्री क्या कहता है, ज्योमेट्री बोलता है कि रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, रे बोलता है स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ज्योमेट्री के हिसाब से रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन डिफ्रैक्शन ये कहता है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आए तो रे जो है वो उस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड करके ऐसे रीजन में इंटर कर जाता है जहां ज्योमेट्रिकली उसको नहीं होना चाहिए था। जैसे हम आपको समझाते हैं, क्या आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मार्कर का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, यहां से जो साउंड निकला वो इस कॉर्नर से जो यहाँ ऊपर का टेबल टॉप था उसे बेंड करके वैसे रीजन में इंटर कर गया जहां उसको नहीं जाना। ठीक है, इसी फेनोमेनन को द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव
from corner of any obstacle and enters in the region of geometrical shadow, जहां geometrically shadow बनना चाहिए था उस रीजन में इंटर कर जाए, उसको आप डिफ्रैक्शन कहते हैं। आप यहां समझिए, एक फिगर देखिए उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा। मान लीजिए जैसे ये कोई एक ऑब्स्टेकल है और पीछे एक स्क्रीन है, अगर हम लाइट के रे कॉन्सेप्ट से चले तो लाइट को इस तरीके से चलना चाहिए, यहां से लेके यहां तक ज्योमेट्रिकली शैडो होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल शैडो। देखिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर से दिखा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ सोर्स है ना कि वो शैडो क्लियर नहीं बनता, बात समझे, बहुत सारा शैडो बन जा रहा है। अगर एक सोर्स के सामने तुम ऐसे फिंगर लगाओगे ना तो तुम देखना सर आपका शैडो बन रहा हाँ चार को बन रहा है, एक्चुअली पता नहीं चल रहा किस पे कंसंट्रेट करें, समझे। और जो हम बताने चाह रहे हो ना वो एक्चुअली किसी में सेटिस्फाई कर, देखो ये लगभग गायब वाला शैडो सही है ना, तो ये थोड़ा उससे इंटेंस है। हाँ तो ये डिपेंड करता है ना कि लाइट को मौका मिल गया है मेरे बॉडी से बेंड करके रीजन में इंटर करने का। होता क्या है, जो लाइट यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर पे पहुंचा ना, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से उसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से ये पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स है जो अपना वेवलेट्स क्रिएट करता है, करेक्ट ना। ये पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स है जो अपना वेवलेट्स तैयार करता है, तो अगर वेवलेट्स है तो क्या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे घूम सकता है, और रे वैसे रीजन में इंटर कर जाता है और रे बेंड होके ऐसे रीजन में इंटर कर जाता है जहां ज्योमेट्रिकली शैडो बनना चाहिए, ठीक है। इसी फेनोमेनन को आप डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइन समझ में आया, क्यों बेंड करता है समझ में आया, कि जैसे ही वो कॉर्नर पे पहुंचता है, किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे पहुंचता है, वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो अपना वेवलेट्स बनाता है, तो वेवलेट्स के हिसाब से वो सीधा ही नहीं चलेगा, वो हर वेवलेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किधर भी चल सकता है, एंड एंटर्स इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, उस पे आज हम लोग काम करेंगे। लिखो जरा डेफिनेशन। ये फिगर बनाने का जगह छोड़ दीजिएगा, केवल नीचे लिखिए, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, the phenomenon of bending of light from corner of any obstacle, from corner of any obstacle and enters from corner of any obstacle and enters in the region of geometrical shadow, and enters in the region of geometrical shadow, enters in the region of geometrical shadow, comma, is known as diffraction, comma, is known as diffraction, full stop। उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना, diffraction is possible for transverse as well as longitudinal wave, transverse as well as longitudinal wave, it means light as well as sound, light as well as sound both can shows diffraction, light as well as sound both can shows diffraction। इतना पीछे हम थोड़ा शुरू से बोल रहे हैं, हम ये बोले कि diffraction can be shown by transverse as well as longitudinal wave, it means full stop के बाद, it means light as well as sound, it means light as well as sound both can shows diffraction, ठीक है, full stop। उसी में आगे लिखना, diffraction of sound is much greater than, diffraction of sound is much greater than diffraction of light,
diffraction of sound is much greater than diffraction of light. Due to this, two persons which are sitting in two different rooms can talk with each other, which are sitting in two different rooms can talk with each other even they cannot see each other. भाई मान लीजिए हम लोग यहाँ है, कोई बगल वाले रूम में, हम लोग उसको देख नहीं पाते, बीच में वॉल है, लेकिन फिर भी आवाज लगा के बात कर सकते हैं। कारण कहीं भी छोटा सा भी अगर गैप होगा तो साउंड वहां से पार कर जाएगा और बेंड करके उसके ईयर तक पहुंच जाएगा। समझ गए? इसलिए हम लोग, लेकिन लाइट में इतना ज्यादा बेंडिंग नहीं होता, जितना साउंड में होता है। साउंड इतना बेंड कर रहा है, इतना बेंड कर रहा है, इतना बेंड कर रहा है, समझ रहा? लेकिन लाइट में क्या है, ये बेंडिंग इतना, ठीक है, बस थोड़ा सा बेंडिंग। ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं और उस रूम में कोई है तो वहां से ना लाइट घूम जाएगा और हमको वो दिखाई देगा, ऐसा नहीं। करेक्ट? अब देखो हम लोग को इसी के ऊपर डिस्कस करना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगला देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको मेंटली थोड़ा चीज एज्यूम करना पड़ता है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको समझिए। देखिए, इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स था, आपको याद है? ऐसे फिंगर दिखाए थे, बोले थे कि बीच में जो गैप हल्का हल्का दिखाई देता है वो स्लिट्स है। अभी आप है ना, बस एक जो गैप है ना, बस इसी का बात कर रहे हैं। एक जो गैप है बस आप उसी का बात कर रहे हैं, और ये गैप कितना नैरो है आप देख लीजिए। हम लोग इतना नैरो गैप बना के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हम लोग को थोड़ा सा इसको बड़ा बना के आपके सामने चीजों को रखना पड़ता है। ये रहा सर, ये गैप इतना बड़ा नहीं, बस फिंगर के बीच में एक ब्लेड डाल दो और ऐसे कट हुआ ना, तो जितना बड़ा गैप होगा ये गैप उतना ही है, लेकिन इतना में हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। बात समझे? तो ये बड़ा करके आपके सामने रख दे। यहां से लेके यहां तक एक सिंगल स्लिट है, नाम दे दो ए से लेके बी तक, और इनके बीच के इस गैप को हम लोग डी सेपरेशन से दिखा रहे हैं। सामने में एक स्क्रीन लगा है। एज यूजुअल जो आप है ना इस तरह के कॉन्सेप्ट में इंटरफेरेंस से पढ़ते आ रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी के कंपैरिजन में काफी बड़ा है स्क्रीन पे। अब एक चीज देखिएगा, दूर से वेव्स यहां तक पहुंचा, ठीक है, देखने के लिए आप बोलते हैं कि हाँ भाई देखो, ऐसे दोनों जाके है ना यहां मिल गए। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, जो दिखेगा वो सही नहीं है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा जो सही है। सुनिएगा, नोट नहीं कीजिए, लिखना कम है, बोलना ज्यादा, समझना ज्यादा। अगर मान लो हम जैसे तुमसे ये कहें कि देखो यहां पे तुम है ना 3 लाइन खींचो, ठीक है, 1 मीटर के सेपरेशन पे, और वो 3 लाइन यहां से 1 किलोमीटर दूर जाके मिलना चाहिए। 3 लाइन खींचना है 1 मीटर के सेपरेशन पे, 1 मीटर मतलब इतना दूर, हाँ, और वो 3 लाइन यहां से 1 किलोमीटर दूर जाके मिलना चाहिए। 1 किलोमीटर दूर, 1000 गुना दूर। तो जब तुम्हारे हाथ से वो सब निकलेगा, यहां से जब निकलेगा, तो क्या दे आर अपीयर्स टू बी पैरेलल विद ईच अदर। भले वो 1 किलोमीटर पे जाके मिल रहा है, लेकिन जब तुम्हारे हाथ से निकलेगा तो दे अपीयर्स टू बी पैरेलल। कोई दिक्कत? आपको ये दिख रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, बट हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मेरा कैपिटल डी है ना वो मीटर में होता है। आप लोग देखे ना न्यूमेरिकल, और ये स्मॉल डी आप देखें मिलीमीटर,
तो मिलीमीटर और मीटर मतलब 1000 गुना ज्यादा। तो अगर 3 रे 1 मीटर के सेपरेशन पे निकल रहा है और उसको 1 किलोमीटर दूर मिल रहा है, 1000 गुना ज्यादा दूर, तो दे अपीयर्स टू बी पैरेलल विद ईच अदर, तीनों पैरेलल है। थोड़ा ऑड साउंड हो रहा है सर, मिल रहा है पैरेलल कैसे, वही हम बोल रहे हैं कि सोचना, ठीक है। और ये तीनों पैरेलल होने की वजह से इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और सेंटर पे पहुंचता है जब, तो इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से उनके बीच का पाथ डिफरेंस होता है 0 और सेंटर पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमम। तो पहला पार्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन। तो देखो भाई छोटा सा फिगर, ये तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल है, ये A है, ये B है, मान लो ये बीच में C है, इसको हम लोग 1 नाम दे दिए, इसको 2 नाम दे दिए, इसको 3 नाम दे दिए। 1 2 and 3 are almost parallel to each other, so del x will be equals to 0, central maxima will form, central maxima का फॉर्मेशन, del x का वैल्यू 0 और सेंट्रल मैक्सिमा विल फॉर्म, सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत? सेंट्रल मैक्सिमा यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। अब सेंट्रल मैक्सिमा बनने के बाद हम लोग काम करते हैं कि भाई आपका पहला मिनिमा कहां है, फर्स्ट मिनिमा कहां है। मान लीजिए जैसे फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मेशन यहां हो गया, ये पी पॉइंट है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस y है। फिर से हम निकालेंगे 3 रे, 1 2 3। देखिए जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। इसको नाम दे दिए हैं 1 डैश, ये है 2 डैश और ये है 3 डैश। सर 3 रे क्यों निकाले? एक्चुअली हम 3 रे नहीं निकाले, हम रे ऑप्टिक्स थोड़ी ना पढ़ा, हम तो एक्चुअली वेव बोल रहे हैं, ठीक है। दिखाने में हम लोग रे दिखाते हैं लेकिन होता वो वेव। जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें 2 अलग अलग स्लिट्स था, काम करना बहुत आसान था। स्लिट S1 से वेव कहीं पहुंचा, स्लिट S2 से वेव कहीं पहुंचा, अगर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है तो वहां मिनिमा बन गया। लेकिन इस बार एक ही स्लिट है, एक ही स्लिट में आप कैसे बोलिएगा कि एक वेव दूसरे वेव के साथ सेम फेज या अपोजिट फेज? तो फिजिक्स में एक ट्रिक अपनाया गया कि एक स्लिट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो। देखो हम AC और CB करके रखते हैं, इक्वल हाफ, d/2 d/2। एक हाफ का जितना वेव इस P पॉइंट पे पहुंचा, अगर दूसरे हाफ के वेव के साथ λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करता है तो वहां मिनिमा बनेगा। क्या ये समझा? फिर से सुनो, पूरे स्लिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है। अगर एक हाफ का जितना वेव P पॉइंट पे पहुंचा, अगर दूसरे हाफ का वेव जो P पॉइंट पे पहुंचेगा अगर वो इक्वल, अगर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 के इक्वल हो जाए तो वहां मिनिमा बनेगा। सही है? हम लोग एक स्लिट को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, अब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है तो भाई वहां पे मिनिमा बनेगा। कोई दिक्कत? आप इतना तक नोट कर लें, फिर इसका कैलकुलेशन हमको थोड़ा बड़ा है, अलग से नोट करो यार। चलो देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा के लिए कुछ थ्योरी पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। देखिए जो आपको भी समझाया गया उसको थोड़ा लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद कैलकुलेशन दिखाते हैं। लिखना थोड़ा नीचे। for this divide single slit into equal half, divide single slit into equal half, divide single slit into equal half
AC and CD, AC and CD. First stop. Considering any point P, considering any point P on screen, considering any point P on screen at a distance y, at a distance y from center of screen, at a distance y from center of screen. First off, if waves coming from 1/2 AC, if waves coming from 1/2 AC have path difference lambda by 2, have path difference lambda by 2 with wave coming from another half CB, then another half CB, then minima will form, then minima will form, then minima will form. सही है ना, एक हाफ दूसरे हाफ के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा तो मिनिमम, ठीक है। अब आप आइए देखिए हम लोग फिर से 1 डैश 2 डैश और 3 डैश को जब यहां से निकलता हुआ दिखाएंगे ना तो पैरेलल दिखाएंगे, ओके, निकलता हुआ दिखाएंगे तो पैरेलल दिखाएंगे। तो यहीं पे तुम फिगर देख लो क्योंकि आपको इस फिगर में कुछ ठीक भी करना पड़ जाएगा। ठीक, क्या करना है, एक्स्ट्रा ड्रॉ। ये देख, यहां से एक वेव निकला है जिसका नाम आप 1 डैश दिए, ये दूसरा है जो 2 डैश है और ये तीसरा है जो 3 डैश है। तो ये 1 डैश है, ये 2 डैश है और ये 3 डैश है, ओके। इस पॉइंट को आप ए कह रहे हैं, ये आपका सी है और ये पॉइंट आपका बी है। यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस d बाई 2 है, थोड़ा समझते जाना। मान लो ये एंगल थीटा है और आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ओके, तो ये एंगल थीटा होगा। तो एक्चुअल पाथ डिफरेंस तो यही है ना, d बाई 2 इंटू साइन थीटा। हम लोग ये तो इंटरफेरेंस में भी किए, इसको 1 इसको 2 मान लो, तो यही है ना पाथ डिफरेंस, d बाई 2 साइन थीटा। समझ में आ रहा, d बाई 2 साइन थीटा। देखो यहां इसका एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल है थीटा। तो जब हम लोग अगले फेज में जब हम लोग कैलकुलेशन लिखेंगे, उसका तैयारी अभी कर रहे हैं, तो साइन थीटा को जब हम थीटा से हटाएंगे तो क्या हम थीटा की जगह पे y बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं? तैयारी हो गया। पाथ डिफरेंस कितना, d बाई 2 साइन थीटा, पाथ डिफरेंस d बाई 2 साइन थीटा। देख लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कैलकुलेशन देखिए। ऑनलाइन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग हटा रहे हैं, फिर आपको कैलकुलेशन कंप्लीट कर ले, फिर ला दे। So path difference will be equals to d by 2 of sin theta. Since theta is very small, theta काफी छोटा है, अगर थीटा काफी छोटा है तो sin थीटा को आप थीटा से हटाइएगा और थीटा आपके y by d से हटेगा। यही सब अभी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, आप मिनिमा बनाना चाहते हैं भाई, आप वहां पे है ना मिनिमा बनाना चाहते हैं फॉर फर्स्ट मिनिमा। अगर आप मिनिमा बनाना चाहते हैं, फर्स्ट मिनिमा बनाना चाहते हैं, तो आपका ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि d बाई 2 ऑफ साइन थीटा लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। d बाई 2 साइन थीटा की जगह पे y बाई d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, 2 कट गया तो y का वैल्यू हो गया लैम्डा d बाई d। ये क्या हो गया, जनरल इंटरफेरेंस में इस पोजीशन पे मैक्सिमा बनता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में इस पोजीशन पे मिनिमा, ठीक है।
जनरल इंटरफेरेंस में इस पोजीशन पे मैक्सिमा बनता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में इस पोजीशन पे मिनिमा बनता है। आगे अगला, अगर हमको सेकंड मिनिमा बनाना होगा, तो हमको स्क्रीन को 4 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इक्वल पार्ट। तो क्या उस समय पाथ डिफरेंस में यहां d/4 आएगा? तो 2 यहां है, d/4 को इससे इक्वेट करेंगे, 2 से 4 कट गया, 2 बच जाएगा, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब 2 लैम्डा d/2। फिर से मिनिमा, सेकंड मिनिमा वहां जहां जनरल इंटरफेरेंस में सेकंड मैक्सिमा है। अगर हमको nth मिनिमा बनाना होगा तो स्क्रीन को कितने हिस्से में डिवाइड करो? 2n पार्ट। फर्स्ट मिनिमा 2 पार्ट, सेकंड मिनिमा 4 पार्ट, थर्ड मिनिमा 6 पार्ट, समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम nth मिनिमा बनाना चाहते हैं, स्क्रीन स्लिट मस्ट बी डिवाइडेड इन 2n इक्वल पार्ट्स। For nth मिनिमा, slit must be divided into 2n equal parts, 2n equal parts। तो वैसे केस में आएगा d/2n, y/d is equals to λ/2, ये 2 कट गया, तो आपका y आ गया nth मिनिमा का, that is n lambda d/2, nth मिनिमा का that is n lambda d/2। ठीक है, अब आओ आगे। फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, याद रखिए जनरल फॉर्मूला जो आपके मैक्सिमा का पोजीशन होता है, ये वही है जो आपके जनरल इंटरफेरेंस में मिनिमा का 2n+1 लैम्डा d/2। जनरल इंटरफेरेंस में सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, शुरुआत में आपको लगेगा आपको सब आता है, फिर लास्ट में वो आएगा। जनरल इंटरफेरेंस में जहां जहां मैक्सिमा बनता है, डिफ्रैक्शन में मिनिमा बनता है। जनरल इंटरफेरेंस में जहां जहां मिनिमा बनता है, डिफ्रैक्शन में वहां मैक्सिमा बनता है। एक को छोड़ कौन? सेंट्रल मैक्सिमा। चाहे आप जनरल इंटरफेरेंस पढ़ें या फिर आप डिफ्रैक्शन पढ़ें, दोनों में सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा ही था। इस लाइन को याद रखने के लिए और इस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए याद रखिएगा, इन दोनों में n का वैल्यू 0 से रेंज नहीं करता। 0 1 2 3 4 जो अभी तक आप लिखते आ रहे थे उसमें 0 यहां नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें 0 पुट कर दीजिएगा तो स्क्रीन के सेंटर पे मिनिमा आना चाहिए था, तो है। ठीक है, आप इसमें 0 पुट कर दीजिएगा तो ये लैम्डा d/2d पे आ जाएगा, मतलब सेंटर पे भी मैक्सिमा, उसके बाद भी मैक्सिमा, दो को मैक्सिमा लगातार नहीं हो सकता। इसलिए डिफ्रैक्शन में जब आप इस जनरल फार्मूला को यूज करेंगे तो इनका वैल्यू 1 से समझ में आ रहा? ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या बनना है? सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद तो मिनिमा आना चाहिए, तो मिनिमा के लिए उसमें n1 होगा। ठीक है, और मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा उस मिनिमा के बाद आना चाहिए, फर्स्ट मिनिमा के बाद आना चाहिए, तो उसमें भी यहाँ n1 होगा, 0 नहीं होगा, तो इसमें n का वैल्यू 0 नहीं लिखेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा? ठीक है, आइए इस पैटर्न को देखिए, जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां से यहां तक का विड्थ d है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल D है, और जो हो रहा है सब आपके साथ। तो यहां पे सेंटर पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। उसके बाद बनता है फर्स्ट मिनिमा, मैक्सिमा के बाद मिनिमा ही है, ऊपर और नीचे फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद आता है फर्स्ट मैक्सिमा, नीचे फर्स्ट मैक्सिमा। नेक्स्ट आता है सेकंड मिनिमा, नीचे सेकंड मिनिमा, एंड सो। ठीक है, पोजीशन पे जरा देखो कि कौन कहां बना है। ऊपर नीचे फर्स्ट मिनिमा बना है लैम्डा d/d पे, नीचे भी लैम्डा d/d पे। फर्स्ट मैक्सिमा बना है 3 लैम्डा d/d पे, 2d पे।
नीचे देखो फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा बना है 3 लैम्डा डी बाई 2d पे, आप ऐसे ही चाहो तो आगे बढ़ो, ठीक है। n का वैल्यू कहां से रेंज करेगा 1 से, 0 नहीं होगा, बार बार हम बोल रहे नहीं होगा, क्लियर। आइए थोड़ा सा विड्थ के बारे में देख लीजिए, विड्थ देख लीजिए। किसी भी फ्रिंज का विड्थ अगर आप डिफ्रैक्शन में लेते हैं तो वो वही होता है जो जनरल इंटरफेरेंस में होता है। कितना होता है जनरल इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ कितना होता है लैम्डा डी बाई डी, बिल्कुल सही, लैम्डा डी बाई डी। तो डिफ्रैक्शन में भी सारे फ्रिंजेस का जो विड्थ है वो लैम्डा डी बाई डी ही होता है, एक को छोड़ के। और फिर एक कौन है भाई सेंट्रल मैक्सिमा। तुम सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ को देखो, ऊपर एक मिनिमा नीचे एक मिनिमा, तो ये डबल होता है, 2 लैम्डा डी बाई डी होता है, ये दुगना होता है। देखो लैम्डा बाई डी ऊपर है, लैम्डा डी बाई डी नीचे, तो इसका जो विड्थ है वो दुगना होता है। बाकी उसको छोड़ दीजिए, तो चाहे आप किसी भी फ्रिंज का विड्थ लीजिएगा वो वही आएगा जो जनरल इंटरफेरेंस में आप पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर फ्रिंज विड्थ बीटा ऑफ मैक्सिमा या बीटा ऑफ मिनिमा is same as that of interference fringe width except central maximum, except central maxima। लाइन याद रखना। तो सर सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ देख ही रहे, बीटा अगर हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा का लें तो दैट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी, डबल होता है, ठीक है। बाकी सबका जो भी विड्थ होता है उससे ये दुगना होता है, डबल होता है। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में, नोट करो इसको फटाफट। आपको जब बोलिए तभी छोड़ देखो लास्ट जो हमारे डिफ्रैक्शन में सेक्शन है वो इंटेंसिटी का वेरिएशन। आप डिफ्रैक्शन के इंटेंसिटी के वेरिएशन को इंटरफेरेंस के इंटेंसिटी के वेरिएशन के साथ मिला के समझिए, तब आपको है ना ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। वेरिएशन इन इंटेंसिटी, देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में हम लोग ऐसा डिस्कस कर रखे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा और इन सब के जो पोजीशन में इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से चलता है, सही है। सेंट्रल मैक्सिमा पे जितना इंटेंसिटी था फर्स्ट मैक्सिमा पे भी वही होगा। अगर सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4 I नॉट था तो फर्स्ट मैक्सिमा पे भी 4 I नॉट, सेकंड मैक्सिमा पे भी 4 I नॉट, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है, करेक्ट है ना। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, समझिएगा। मान लो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 90% इंटेंसिटी, उससे भी ज्यादा मान लो, वो सेंट्रल मैक्सिमा का होता है। जब आप फर्स्ट मैक्सिमा पे पहुंचते हैं इट इज नियरली 27 टाइम्स कम इंटेंसिटी होता है, 27 गुना कम, 27 टाइम्स कम, समझ में आया। तो ये लगभग है ना 27 गुना कम है ना, कम इंटेंसिटी है। और अगर आप सेकंड मैक्सिमा पे पहुंच गए दैट इज नियर अबाउट 600 टाइम्स लेस, 600 गुना कम। तो आप ऐसा मानिए ना कि जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को रीड कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा डिस्कशन मेनली सेंट्रल मैक्सिमा के इर्द गिर्द घूमता है। कारण आपको दिखाई वही देगा, बाकी सब है ना इतना कम इंटेंसिटी होगा कि या तो वो बस नजर तुम गड़ा के देखोगे तो तुमको 2 बोरिंग तक दिखाई दे देगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। होता सब है लेकिन इंटेंसिटी इतना कम हो जाता है 2 या मैक्सिमम 3 तक, 2 के बाद ही हम बोल रहे हैं, आपको लगभग वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए जब आप अगले दिन पढ़िएगा, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अगले दिन रिजॉल्विंग पावर, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक एबिलिटी, उसमें पूरा का पूरा
डिस्कशन इस सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर बेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर एपर्चर। सर्कुलर एपर्चर अभी तक तुम क्या पढ़ा? अभी था डिफ्रैक्शन थ्रू स्लिट। अगले दिन जब पढ़ेगा डिफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर एपर्चर, तो अपना पूरा कहानी जो है वो सेंट्रल डिस्क के ऊपर घूमेगा। तो सेंट्रल डिस्क के ऊपर इसलिए घूमता है क्योंकि उसका इंटेंसिटी ऐसे रहता है। अब देखो जरा एक लाइन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर में जानते हो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक ही फेनोमेनन का दो आउटकम है। दोनों में वेव्स एक दूसरे पे सुपरइम्पोज किया, सही है। दोनों में हम लोग सेम फेज में और अपोजिट फेज में मिलाए, मैक्सिमा और मिनिमा बनाए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर दो नाम क्यों दिया गया? एक ही नाम होना चाहिए। सब में तो सब चीज सेम है क्या? कोई दिक्कत है नहीं, कहीं कुछ नहीं बदला। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हुआ तो वही ना, दो वेव सेम फेज में मिला तो मैक्सिमा बना, दो फेज अपोजिट फेज में मिला तो मिनिमा बना। इंटरफेरेंस सेम फेज में मिला मैक्सिमा बना, सेम अपोजिट फेज में मिला मिनिमा बना। तो दो पार्ट क्या है? इन दोनों में कॉन्सेप्ट तो एक ही काम कर रहा है कि वेव सुपरइम्पोज कर रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में वेरिएशन हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये दो फेनोमेनन क्या है? तो आज तक कोई भी साइंटिस्ट इन दोनों को अलग नहीं कर पाए, लेकिन पढ़ाई के नजरिए से दोनों को कैसे अलग किया गया है वो समझो। अगर सोर्सेस जिनसे निकलने वाला वेव आपस में सुपरइम्पोज करके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर वो काउंटेबल है, गिनने लायक है, तो वो इंटरफेरेंस है। एक स्लिट, दो स्लिट। लेकिन इसमें आप देखें एक ही स्लिट में हम लोग जितना हिस्सा चाहें उतना कर देंगे, काउंटेबल थोड़ी ना है। सर 2 हिस्सा लो भाई 2 हिस्सा, सर 5 हिस्सा लो 5 हिस्सा, सर 10 हिस्सा 10 हिस्सा, 20 हिस्सा 20 हिस्सा, 1000 हिस्सा 1000 हिस्सा, करोड़ हिस्सा कर, हर एक पॉइंट की सोर्स है, ठीक है। तो यहां पे सोर्सेस काउंटेबल नहीं है। वही फेनोमेनन अगर सोर्सेस काउंटेबल नहीं है तो डिफ्रैक्शन है, और वही फेनोमेनन अगर सोर्सेस काउंटेबल है तो इंटरफेरेंस है। दोनों में बेसिक वही चलता है, ठीक है। बनाने का जगह छोड़ दो, या बना ही लिए होगे, नीचे एक लाइन लिखो। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन both are identical according to wave theory. According to wave theory, full stop. In both these phenomenons, comma, waves superimposed on each other. In both these phenomenons, comma, waves superimposed on each other. Waves superimposed on each other, comma, create energy redistribution. Create energy redistribution to form maxima and minima. To create energy redistribution to form maxima and minima, ठीक है। पैराग्राफ चेंज। But for convenient, if number of sources are countable, comma, this phenomenon is called interference, and if number of sources are not countable, then phenomenon is called interference. And if number of sources are not countable, comma, this phenomenon is called diffraction. This phenomenon is called diffraction. ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं, जहां हम लोग सर्कुलर एपर्चर से डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे,
रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक आएगा इसका पोलराइजेशन। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से।